हेलो एंड वेलकम टू एपीएस क्लासेस टीचिंग लर्निंग के अगले एमसीक्यू पार्ट में आप सबके सामने मैं कुछ क्वेश्चन को लेके आया हूं जो डिस्कस करूंगा। तो चलिए बात करते हैं। प्रश्न एक क्या कह रहा है? प्रश्न एक कह रहा है अधिगम के व्यवहार सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। क्या पूछ रहा है भाई? ध्यान देंगे। अधिगम के व्यवहार सिद्धांत की बात कर रहा है और इसके प्रतिपादक कौन है? तो इसके जो प्रतिपादक हैं क्लार्क हुल साहब हैं। ये कुछ लोग हुल लिखते हैं, कुछ हल लिखते हैं, HULL है। तो यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन पे बहुत नहीं जाएंगे, ध्यान देंगे। क्लार्क हल हैं इसके प्रतिपादक। किसके? अधिगम के व्यवहार के सिद्धांत के। अधिगम के व्यवहार सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? क्लार्क हल। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि अधिगम की सफलता का मुख्य आधार माना जाता है। जो पहली बात समझ रहे हैं, अधिगम किसे कहते हैं? अधिगम का मतलब होता है सीखना। तो सीखने की सफलता का जो मुख्य आधार है वो किसको माना जाता है? लक्ष्य प्राप्ति की उत्कृष्ट इच्छा। यहाँ पे देखिए ऑप्शन के सामने हम टिक कर दिए हैं। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर सी है वो करेक्ट हो रहा है। लक्ष्य प्राप्ति की उत्कृष्ट इच्छा, ये क्या है भाई? अधिगम की सफलता का मुख्य आधार है। क्या है? लक्ष्य प्राप्ति की उत्कृष्ट इच्छा। क्या है? लक्ष्य प्राप्ति की जो उत्कृष्ट इच्छा है वो क्या है? अधिगम की सफलता का मुख्य आधार माना जाता है। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 ये पूछ रहा है कि बालक शरीर के अंगों का संचालन सीखता है किस प्रकार के अधिगम के माध्यम से। तो जो बच्चा है वो अपने जो बच्चा है, कोई छोटा बच्चा है, वो अपने बॉडी पार्ट्स को जो मूवमेंट में ला रहा है वो किस प्रकार के अधिगम के माध्यम से ला रहा है? तो गत्यात्मक, जो डायनामिक है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो रहा है। यहाँ पे गत्यात्मक अधिगम के माध्यम से बालक अपने अंगों को संचालन करना सीखता है। ठीक है, यहाँ इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, एक प्रश्न ये पूछ रहा है कि एक बालिका है जो साइकिल चलाना आता है उसको, वो स्कूटी खरीदती है तो आसानी से स्कूटी चलाना सीख जाती है। कोई छोटी बच्ची है, छोटी बच्ची नहीं कहेंगे कि इतनी बड़ी है कि वो साइकिल चलाती है और स्कूटी चलाना सीख जाती है। साइकिल चला रही है और स्कूटी खरीदती है तो अपने आप वो स्कूटी चलाना आसानी से सीख जाती है। तो ये अधिगम का कौन सा स्थानांतरण है? यहाँ पे देखें भाई, यहाँ पे स्थानांतरण हो रहा है कि अभी साइकिल चला रही थी, अभी स्कूटी चलाना सीख गई, तो ये सकारात्मक है। यहाँ पे देखेंगे पार्श्विक होगा नहीं। अगर पार्श्विक होता है तो बच्चा वो बहुत ही ट्रेंड नहीं हो पाएगा, स्कूटी चलाएगा तो कहीं गिर भी सकता है, यानी कि गिर सकता है। वो तो सकारात्मक भी होता है, ऐसा कोई नहीं है। पार्श्विक मतलब वो नहीं सीख पा रहा है या फिर सीखने में असक्षम है या फिर धीरे धीरे सीख रहा है। नकारात्मक होगा नहीं, शून्य तो बिल्कुल नहीं होगा। तो इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी करेक्ट हो रहा है, सकारात्मक। अधिगम का कौन सा स्थानांतरण है? सकारात्मक। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अगला सवाल ये पूछ रहा है कि विष्णु, यहाँ पे एक बच्चा है विष्णु, जो पढ़ाई करते समय नींद भगाने के लिए चाय पीता है, परंतु चाय पीकर गहरी नींद से सो जाता है। यह अधिगम का स्थानांतरण है। तो यहाँ पे देखेंगे कि ये नकारात्मक है। कुछ लोग होते हैं जो चाय और कॉफ़ी पी के जागने की कोशिश करते हैं, और यहाँ पे ये सीधा उल्टा हो रहा है कि जो विष्णु है पढ़ाई करता है, इसको नींद भगाने के लिए चाय पीता है, लेकिन जैसे ही चाय पीता है नींद आ जाता है और सो जाता है। तो ये अधिगम का कौन सा स्थानांतरण है? यहाँ पे अधिगम का स्थानांतरण हो रहा है और ये नकारात्मक स्थानांतरण हो रहा है, पॉजिटिव नहीं हो रहा है, नेगेटिव हो रहा है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्रियात्मक अनुबंध का सिद्धांत किसकी देन माना जाता है? कौन ऐसे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने बताया था कि क्रियात्मक अनुबंध का जो सिद्धांत है? तो स्किनर साहब ने बताया था। ठीक है, स्किनर ने बताया था क्रियात्मक अनुबंध का सिद्धांत। तो इसलिए इनके जन्मदाता कह सकते हैं, प्रतिपादक कह सकते हैं, या फिर किसका देन माना जाता है ये कह सकते हैं। तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो रहा है, स्किनर। ठीक है, क्रियात्मक अनुबंध का सिद्धांत किसने दिया था? स्किनर ने दिया था, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो रहा है। चलिए आगे चलते हैं। अगला सवाल, गेस्टाल्ट का अर्थ। देखो भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। टेट सीटेट में भी पूछा है। इसके ऊपर वाला क्वेश्चन भी, जो अनुबंध का सिद्धांत, ये भी कई बार पूछा गया था, सीटेट का क्वेश्चन रहा है, और हो सकता है कि आपके बीएड में भी पूछा जाए, बीएड का जो यूनिवर्सिटी एग्जाम होने वाला है। यहाँ पे देखिए, अब क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? गेस्टाल्ट का अर्थ। गेस्टाल्ट का जो अर्थ होता है समग्र के रूप में। किसके रूप में? समग्र के रूप में। तो बहुत ज़्यादा हम टर्म को नहीं पकड़ेंगे, यहाँ पे सीधा सीधा प्रश्नों को डिस्कस करते हैं। गेस्टाल्ट का जो अर्थ होता है समग्र के रूप में होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो रहा है। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? लर्निंग डेवलपमेंट प्रोसेस जो है वो ये किसने ये परिभाषित किया था कि सीखना विकास की प्रक्रिया है। सीखना विकास की प्रक्रिया, पिछले भी वीडियो में शायद एक आध क्वेश्चन इस पर आया था। सीखना विकास की प्रक्रिया है, यानी कि लर्निंग डेवलपमेंट प्रोसेस ये है। यह परिभाषा किसने दिया था? तो वुडवर्थ ने दिया था। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो रहा है। किसने दिया था? वुडवर्थ ने दिया था। वुडवर्थ ने बताया था कि सीखना विकास की प्रक्रिया है।
चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पे भी देखिए एक बालिका है, रीना नाम है उसका, और कक्षा 2 में पढ़ती है। और यहाँ पे ये कह रहा है कि अध्यापिका ने डंडे से पीटा, अगले दिन वह अध्यापिका के हाथ में डंडा देकर रोना प्रारंभ कर देती है। यह अधिगम का कौन सा स्थानांतरण है? तो यहाँ पे देखेंगे ये अधिगम का द्विपार्श्विक स्थानांतरण है। आगे हम वीडियो बनाएंगे इसमें पूरा डिटेल के लिए, लेकिन अभी यहाँ पे अगर MCQ की बात करें तो यहाँ पे सीधा आपको ये समझना है कि प्रश्न नंबर 9 कह रहा है रीना कक्षा 2 की छात्रा है, उसे अध्यापिका ने पीटा डंडे से, यानी डंडे से पीटा, अगले दिन वो अध्यापिका के हाथ में डंडा देकर रोना प्रारंभ कर देती है। तो अधिगम का अंतरण है, सॉरी स्थानांतरण हम बोल दिए थे, अंतरण है। यहाँ पे कौन सा अधिगम कौन सा अंतरण है? द्विपार्श्विक। आगे भी हम स्थानांतरण ही बोले हैं क्या? अधिगम का कौन सा अंतरण है? द्विपार्श्विक। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? कक्षा 7 का रोहन प्रारंभिक पाठों को तीव्र गति से सीखता है। कक्षा 7 का एक विद्यार्थी है जिसका नाम है रोहन, वो प्रारंभिक पाठों को तीव्र गति से सीखता है, परंतु धीरे धीरे उसके सीखने की गति कम हो जाती है। एक समय ऐसा आता है कि कितने भी प्रयास करने पर वह अधिक नहीं सीख पाता है, यह प्रक्रिया है। तो यह कौन सी प्रक्रिया है? तो इस प्रक्रिया को हम अधिगम पठार कहेंगे। इस प्रक्रिया को हम अधिगम पठार कहेंगे, यानी कि वो सीधा सीधा समतल हो जाता है, कि पहले सीखता है तेज़ी से, उसके बाद धीरे धीरे वो कम होता जाता है, तो इसको हम अधिगम का पठार कहेंगे। स्लोप ऑफ लर्निंग। अगले सवाल में आते हैं। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? यहाँ पे पूजा एक बच्ची है जो दूसरी क्लास में पढ़ती है, तो यहाँ पे प्रश्न क्या कह रहा है? पूजा सेकेंड ग्रेड की तैयारी, सॉरी ये क्वेश्चन दूसरा था। पूजा सेकेंड ग्रेड की तैयारी कर रही है, उसी दौरान उसके रीट का परिणाम आ जाता है, वह असफल हो जाती है, वह दुखी होकर तैयारी बंद कर देती है। क्लार्क हॉल के अनुसार उसे आवश्यकता है, तो उसे किस चीज़ की आवश्यकता है? ठीक है, कोई बच्ची है जो सेकेंड ग्रेड की तैयारी कर रही है और उसी के बीच में रीट का एग्ज़ाम का रिजल्ट आता है और उसमें असफलता प्राप्त होती है, तो वो दुखी हो जाती है और दुखी होकर अपना तैयारी बंद कर देती है। तो क्लार्क हॉल के अनुसार उससे क्या हो सकता है? उसे रेनफोर्समेंट की ज़रूरत पड़ेगी, यानी कि उसे पुनर्बलन की ज़रूरत पड़ेगी, उसे मोटिवेट करने की ज़रूरत पड़ेगी। पुनर्बलन अगर मिलता है तो फिर से अपना तैयारी शुरू कर सकती है। चलिए अगले सवाल में आते हैं। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 12 ये पूछ रहा है कि विद्यार्थियों को अगले कार्य के लिए तैयार करने हेतु प्रथम परिस्थिति में प्रदान किया पुनर्बलन अभिप्रेरणा का कार्य करता है। यह अधिगम का सिद्धांत है। कौन से अधिगम का सिद्धांत है जिसमें किसी बच्चे को अगले कार्य को शुरू करने के लिए पुनर्बलन अभिप्रेरणा का कार्य करता है? तो ये क्रिया प्रसूत का अनुबंध है। क्रिया प्रसूत अनुबंध जो है यहाँ ये अधिगम का सिद्धांत है जो बच्चे को प्रेरित करता है अगले तैयारी के लिए, अगले कार्य की तैयारी के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 13 पे ये पूछ रहा है एक विकलांग बालक अत्यधिक परिश्रम करके कक्षा में प्रथम आने का प्रयास करता है। कोई बच्चा है जो कि दिव्यांग है। अभी देखिए विकलांग को दिव्यांग कहा जा रहा है अभी तत्कालीन समाज में, करंट सोसाइटी में, इंडिया के अंदर। तो ये पूछ रहा है कोई विकलांग बच्चा है, परिश्रम करके कक्षा में प्रथम आने का प्रयास करता है, इसे किस प्रतिरक्षक प्रणाली में रखेंगे? इसे कौन से प्रतिरक्षक प्रणाली में रखेंगे? तो क्षतिपूर्ति में। ठीक है, यहाँ पुष्टिकरण होगा नहीं, प्रेक्षण होगा नहीं, प्रतिगमन होगा नहीं, ये क्षतिपूर्ति होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो रहा है। चलिए आगे चलते हैं। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 14। बुरी आदतों को छुड़ाने तथा अच्छी आदतों का निर्माण करने के लिए अधिगम का कौन सा सिद्धांत उपयोगी है? अधिगम का कौन सा सिद्धांत उपयोगी है किसके लिए भाई? बुरी आदतों को छुड़ाने तथा अच्छी आदतों के निर्माण के लिए। तो यहाँ पे अनुकूलित अनुक्रिया। ठीक है, अनुकूलित अनुक्रिया का जो सिद्धांत है ये उपयोगी होता है बुरी आदतों को छुड़वाने तथा अच्छी आदतों के निर्माण के लिए। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो रहा है। यहाँ पे ABCD नहीं और व सौदा दिया हुआ, तो ऑप्शन नंबर द अनुकूलित अनुक्रिया। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल जो हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है, यहाँ पे क्या कह रहा है? यहाँ पे भी एक बच्ची है जिसका नाम चंचल है। चंचल प्रायः जल्दी उठने के लिए सुबह 4 बजे का अलार्म भरती है और अलार्म बजने पर उठ जाती है। 3-4 दिन वह अलार्म बजने से पहले उसकी नींद खुल जाती है। यहाँ अधिगम का कौन सा सिद्धांत है? तो शास्त्रीय अनुबंध। यहाँ देखेंगे भाई ये शास्त्रीय अनुबंध का सिद्धांत है कि वो आदी हो जाती है कि इतने बजे जगना है, इसलिए वो उसके पहले ही जग जाती है। इसलिए यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी ब है शास्त्रीय अनुबंध का सिद्धांत, यहाँ पे वो काम कर रहा है। चलिए आगे चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 16, इमली का नाम लेने से मुंह में पानी आ जाने के कारण निम्नलिखित में से कौन से सिद्धांत से जानेंगे। अब देखो भाई, यहाँ पे जैसे वहाँ पे वो पावलाव के कुत्ता वाला था ना, कि जैसे ही उसके सामने खाना दिया जाता था तो उसके मुंह में लार आ जाता था, वैसे ही इमली का नाम लेने पर ही मुंह में पानी आ जाता है। वहाँ तो कुत्ता जो था वो सामने खाना देखता था, लेकिन यहाँ नाम लेने से ही इमली का नाम लेने से ही मुंह में पानी आ जा रहा है। ठीक है, मुंह में पानी आ जा रहा है, तो यहाँ पे कौन सा उद्दीपक प्रतिक्रिया, यहाँ पे उद्दीपक क्या है, इमली। ठीक है, उद्दीपक प्रतिक्रिया, इसलिए ऑप्शन नंबर बी ब करेक्ट हो रहा है, बी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो रहा है, उद्दीपक प्रतिक्रिया। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल, अनुभव एवं प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार परिवर्तन को अधिगम कहते हैं। क्या कह रहा है, अनुभव एवं प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार परिवर्तन को अधिगम कहते हैं। यह परिभाषा किसने दिया था, तो गिलफोर्ड ने दिया था। गिलफोर्ड ने बताया था कि अधिगम जो होता है वह अनुभव एवं प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन को हम अधिगम कहते हैं, या फिर अधिगम जो होता है वो अनुभव एवं प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार परिवर्तन करता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सीखने के बारे में सही है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं, 4 कथन दिए हैं, 4 स्टेटमेंट है, जैसे आप समझें, स्टेटमेंट समझें, कथन समझें। तो प्रश्न ये पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सीखने के बारे में सही है। किसके बारे में, सीखने के बारे में। चलिए पढ़ते हैं। पहला स्टेटमेंट दे रहा है, बच्चों द्वारा की गई त्रुटियाँ यह संकेत करती है कि किसी तरह सीखना नहीं हुआ है। बच्चों द्वारा की गई त्रुटियाँ, अगर मान लीजिए बच्चा अधिगम में है या बच्चा सीख रहा है और किसी प्रकार की गलती कर रहा है, तो ऐसा थोड़ा कहेंगे कि किसी तरह का सीखना नहीं हुआ। ठीक है, इसलिए ऑप्शन ये इनकरेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर ब क्या कह रहा है, सीखना उस वातावरण में प्रभावी होता है जो संवेगात्मक कारकों से प्रभावित होता है। सीखना उस वातावरण में प्रभावी होता है, यहाँ ध्यान देंगे, सीखना उस इन्वायरमेंट में प्रभावी होता है जो संवेगात्मक कारकों से प्रभावित होता है। तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट है। आगे ऑप्शन क्या कह रहा है, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है, सीखने के किसी चरण पर सीखना संवेगात्मक कारकों को प्रभाव नहीं होता, कारकों को प्रभाव नहीं होता। ये ऑप्शन गलत है। और अगले ऑप्शन में क्या कह रहा है, अगला ऑप्शन कह रहा है, सीखना मूल रूप से मानसिक क्रिया है। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि जो सीखना है वो मूल रूप से मानसिक क्रिया है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो रहा है। क्या, सीखना उस वातावरण में प्रभावी होता है जो संवेगात्मक कारकों से प्रभावित होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी से करेक्ट हो रहा है यहाँ पे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 19, जो कि कह रहा है, अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन होना ही अधिगम है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखेंगे, अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन होना ही अधिगम है। अधिगम क्या है, अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन। ये परिभाषा किसने दिया था, तो गेस्ट एवं अन्य। यहाँ पे बर्नहास्टर नहीं दिए थे, ईपीपी नहीं दिए थे, स्किनर नहीं दिए थे, यहाँ पे बी बचा और ये करेक्ट भी है, गेट्स एवं अन्य, और लोगों भी ने भी बताया था। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल हमारे हिसाब से ये शायद लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20। हमारे हिसाब से नहीं, ये लास्ट है ही है। तो क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, राजेश बीमारी के कारण 1 महीने तक विद्यालय नहीं गया। एक बच्चा है राजेश, वो विद्यालय नहीं गया किसी बीमारी के कारण 1 महीने तक। जब वो विद्यालय गया तो उसे भाग के लंबे सवालों को करना नहीं आया। वो भाग करना जानता था, लेकिन विद्यालय न जाने के कारण वो भूल गया है, भाग के लंबे सवालों को नहीं कर पाया। कई बार के निराशात्मक अनुभव में असफलता हाथ लगी, मतलब निराशा हाथ लगी, नहीं समझ पाया। लंबे भाग के सवालों को देखते ही वह चिंतित हो जाता है। शास्त्रीय अनुबंध सिद्धांत के मुताबिक संवेगात्मक स्वाभाविक उत्तेजक है। तो यहाँ पे कौन सा स्वाभाविक उत्तेजक है, तो यहाँ पे असफलता। ठीक है, सफलता को लेकर चिंता ऐसा नहीं है, वो ये सोच रहा है कि नहीं कर पा रहे हैं। लंबे भाग का सवाल ये भी नहीं है। ठीक है, लंबे भाग का सवाल नहीं है कि ये उत्तेजक तो होएगा ही नहीं। लंबे भाग के सवालों को लेकर चिंता, ये भी उत्तेजक नहीं है। तो यहाँ पे क्या होगा, शास्त्रीय अनुबंध सिद्धांत के मुताबिक जो संवेगात्मक स्वाभाविक उत्तेजक हैं, तो यहाँ पे असफलता और भग्नाशा। देखिए इस टर्म को लेके थोड़ा हम भी कंफ्यूज हैं, लेकिन ये सही है, असफलता, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो रहा है। चलिए आगे फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और जो क्वेश्चन समझ में ना आया हो कमेंट बॉक्स में लिखें। ठीक है, धन्यवाद।